Morning students. Now we are going to start Kirchhoff's law. बेटा theoretical part है, that's why मैं आपको कॉपी पे ऑलरेडी लिख के वीडियो बना दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जहाँ से भी क्लियर नहीं हो बताइएगा, दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ अगर किरचॉफ लॉ की बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस विद हेल्प ऑफ दिस लॉ। क्या कर रहे हैं हम लोग? फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस विद हेल्प ऑफ दिस लॉ। किरचॉफ लॉ अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट किरचॉफ, यू विल फाइंड अननोन रेजिस्टेंस विद हेल्प ऑफ दिस लॉ, दे आर गिवन बिलो। किरचॉफ ने दो लॉज अपने डिफाइन किए थे या एक्सप्लेन किए थे, उनसे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा यानी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ। अब देखिए, एक उनका रूल था किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, या इसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं, फंक्शन लॉ भी इसे बोला जाता है, और सेकेंड लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ध्यान से समझना, पहला क्या है, किरचॉफ करंट लॉ यानी फर्स्ट लॉ या फंक्शन लॉ जिसको बोलते हैं। अब इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट the algebraic sum of all current meeting at any function is always 0। बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना, एट रैंडम हमने देखिए ध्यान से, अगर एक ये पॉइंट लिया, ठीक है, अब इस पॉइंट पे जितनी भी करंट आ रही थी, इन हो रही थी, आउट हो रही थी, जो भी था, ठीक है, इन सभी का जो सम होगा, एल्जेब्रिक सम, ऑलवेज भी 0। अगर यहाँ से I1 करंट आ रही थी, इधर से I2 करंट आ रही थी, इधर से I3, नेक्स्ट I4, I5, ऐसे ही IN करंट, n नंबर ऑफ करंट अगर डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो इन सभी का एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये आपके किरचॉफ लॉ में बताया गया। फर्स्ट लॉ में देखिए, जब आपका फंक्शन लॉ था, क्या बोला जा रहा है, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट एनी फंक्शन। किसी फंक्शन पे इलेक्ट्रिक सर्किट में जितनी भी करंट एक पॉइंट पे, एक जंक्शन पे मीट हो रही थी, उनका एल्जेब्रिक सम ऑलवेज भी 0। व्हेन वी अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ, जब हम क्या करते हैं, किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करते हैं, current moving away from the function is taken as negative। अब जो फंक्शन का मतलब बेटा क्या है, एक ही पॉइंट, जो वो पॉइंट जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए डायग्राम में I1, I2, I3, I4, I5 ऐसे ही डैश करके बेटा आप कहाँ तक ऐड कर सकते हैं, IN तक, और इन सभी का एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट मूविंग अवे फ्रॉम द फंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। फंक्शन आपका कहाँ है? O पॉइंट पे। जितनी करंट आपकी अवे फ्रॉम द फंक्शन मूव कर रही होंगी, वो कैसी ली जाएंगी? नेगेटिव ली जाएंगी। बेटा आपको फोर्स वाले से समझाते हैं। देखिए, जो न्यूटन का थर्ड लॉ था वो क्या था? एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, ठीक है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते थे, तो वो ऑब्जेक्ट भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स हमारे ऊपर अप्लाई करता था, ऐसा कुछ था। हम +10 न्यूटन अप्लाई करते तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये फोर्स कितना हो जाता था? -10 न्यूटन, ठीक है। तो ध्यान से समझने वाली बात ये, अगर हमने +10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया था तो -10 यहाँ क्यों हो गया था? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट थी, ठीक है। अब सारी करंट की डायरेक्शन है कहाँ की तरफ? जो आपका जंक्शन था, फंक्शन की तरफ, पॉइंट, ठीक। अब इस पॉइंट की तरफ सभी करंट की डायरेक्शन, उनका एल्जेब्रिक सम क्या है? 0। बट जो करंट अवे फ्रॉम द फंक्शन मूव कर रही होगी, उसकी डायरेक्शन क्या ले लेंगे? एज अ नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए जंक्शन लॉ में क्या है, इन एनी सर्किट एट एनी पॉइंट 2 और मोर एरिया कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। अब देखिए सभी करंट्स को अगर एक साथ सम कर दिया जाए, I1 की अपोजिट I3 माइनस में हो गई, I2 की अपोजिट I4 माइनस में हो गई, I5 की डायरेक्शन अपोजिट थी तो क्या आ गई? माइनस में ये आ गई। अब जितनी करंट माइनस में थी, इनको अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचा दीजिए, तो I1 + I2 इक्वल क्या आ जाएगा? I3 + I4 + I5, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, जंक्शन लॉ में कुछ नहीं है, सिंपल सा है, इन एनी सर्किट
एट एनी पॉइंट टू और मोर एरिया कनेक्टेड टू ईच अदर, दो से ज़्यादा एरियाज़ को क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। और इनमें जो इस कंडीशन पे आपका जो अभी यहाँ पे बताया गया था किरचॉफ लॉ में, जो फंक्शन पे, एक ही फंक्शन पे जितनी भी करंट आके मूव होके मीट हो रही थी, वहाँ पे सभी का एल्जेब्रिक सम क्या था, जीरो। यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, देखो ध्यान से जरा, I1 + I2 = I3 + I4 + I5। अभी किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करेंगे। किरचॉफ अभी हमने क्या पढ़ा था, करंट लॉ, इसको फंक्शन लॉ भी बोलते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ध्यान से देखना, द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट एंड रेजिस्टेंस, एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज लॉ, करंट रेजिस्टेंस, करंट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इन अ मैच और लूप, इन अ लूप बोल सकते हैं। ये वर्ड में भी आप लोगों को नया लग रहा होगा, सीधे आप लूप बोलिए। इन अ लूप, लूप का मतलब होता है एक जो सर्किट कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। इसको हिंदी में कुंडली बोलते हैं, वैसे तुम्हें कुंडली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक सर्किट कंप्लीट समझिए आप लोग। तो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, करंट एंड रेजिस्टेंस इन अ लूप इज इक्वल टू ज़ीरो। एल्जेब्रिक सम ऑफ current and resistance, the product of algebraic sum of product of current and resistance in a loop is equals to 0। यानी IR1 करंट तो सेम फ्लो होगी, 10 वोल्ट की बैटरी लगी थी, अगर इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, यहाँ से पॉजिटिव एंड से अगर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी तो सभी में क्या जाएगी, सेम करंट फ्लो हो रही होगी। तो इस कंडीशन के लिए IR1, IR2, IR3 जब आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताया गया था तो वहाँ बताया गया था बेटा, है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, समेशन ऑफ IR इक्वल्स टू 0। अब ये याद रखिएगा बेटा, कभी भी आपको ऐसे लिखा मिल रहा है IR1 I प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4, ये कहाँ तक जा रहा है, IRN तक। अगर ऐसे है तो इसका समेशन, समेशन जब भी लिखते हैं इसका मतलब होता है बेटा सम, ठीक है। ये आपका समेशन का सिंबल होता है। I और R, नेट R कैलकुलेट करने के लिए आप अगर n तक जा रहे हैं तो नेट R के लिए या तो n लिख सकते हैं या सिर्फ IR लिख सकते हैं इसके समेशन के लिए। तो यहाँ समेशन आपको किसके इक्वल आना है, 0 के इक्वल 0 लिख दीजिए, ठीक है। इसका एक डेरिवेशन है बेटा, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में आपको वैसे ही मैंने बोला है आपके बाद में कराऊंगा। तो डिफरेंस बिटवीन KCL एंड KVL, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। बहुत आसान सा डिफरेंस, इंपॉर्टेंट बहुत है, 2-3 बार देखा है मैंने, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ, सम ऑफ या एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज 0। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल इज 0। अब देखिए बेटा, करंट I इक्वल V/R, डिफरेंस चेंज कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या बोला गया है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज 0। इसी से फॉर्मूले से तो बन रहा है पोटेंशियल, V इक्वल क्या हो जा रहा है, IR। आप देखें यहाँ ध्यान से, डिनोमिनेटर में 1 लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका यही बन जाएगा V इक्वल IR। तो किरचॉफ करंट लॉ में क्या था, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज 0, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या हो जाएगा बेटा, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल इज 0, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करते हैं, दिस लॉ कैन बी यूज्ड बोथ ओपन एंड क्लोज्ड सर्किट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आपको ये, जब किरचॉफ करंट लॉ आपको वोल्टेज लॉ बताया गया था तो वहाँ पे आपको क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सा लॉ किस टाइप के सर्किट के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। दिस लॉ कैन बी यूज्ड बोथ ओपन एंड क्लोज्ड सर्किट, और दिस लॉ कैन बी यूज्ड फॉर क्लोज्ड सर्किट। यानी जो किरचॉफ करंट लॉ था, किरचॉफ करंट लॉ ओपन और क्लोज्ड सर्किट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वोल्टेज लॉ में आप हमेशा क्लोज्ड सर्किट में ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करना है, आप कहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, क्लोज्ड सर्किट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आप डेफिनेशन, ये जैसे डेफिनेशन लिखा हुआ है, आपको वहाँ लॉ पढ़ने की, जो आपने इतना एक्सप्लेनेशन ये पढ़ा, इतना सब कुछ पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डायग्राम याद रखिएगा और सिंपल से डिफरेंस लर्न कर लीजिए, दोनों की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। कैसे, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ current is 0. This law can be used only for this law can be used for open and closed circuit, ठीक है। ऐसे पूरी डेफिनेशन आपकी इसी से कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ही किरचॉफ वोल्टेज लॉ में पहुंचेंगे तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, द सम
एल्जेब्रिक सम ऑफ, इसको सम ऑफ काट दीजिएगा, सीधे लिखेंगे द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 0. दिस लॉ कैन बी यूज्ड ओनली फॉर क्लोज्ड सर्किट. ठीक है, लास्ट पॉइंट इसका क्या है, दिस लॉ रिप्रेजेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ये क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, बहुत पूछा जाता है, ध्यान से समझना. और है कुछ नहीं बेटा, इजी है. करंट लॉ, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज 0. करंट लॉ में करंट का एल्जेब्रिक सम 0, वोल्टेज लॉ में पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम 0. अब करंट लॉ में ओपन और क्लोज सर्किट दोनों के लिए यूज़ करते हैं, वोल्टेज लॉ सिर्फ क्लोज सर्किट के लिए यूज़ करते हैं. करंट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. आप ध्यान से देखना, एक वर्ड में अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ सिर्फ लिखिएगा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज ऑलवेज बी 0. दिस लॉ कैन बी यूज्ड बोथ ओपन एंड क्लोज्ड सर्किट एंड दिस रिप्रेजेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इतनी पूरी आपकी डेफिनेशन हो जाएगी. और अगर डिफरेंस में लिखे आता है तो 3 पार्ट में इसको आप डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, सेम यही आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ के साथ करना है. अकॉर्डिंग टू केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स इज इक्वल्स टू 0. दिस लॉ कैन बी यूज्ड फॉर क्लोज्ड सर्किट, यूज्ड ओनली फॉर क्लोज्ड सर्किट. दिस लॉ रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो बहुत इजी सा है, डेफिनेशन आएगी, आप इतने तीनों पॉइंट को एक साथ करके लिख दीजिए. आपको यहाँ इतना सारा ये सब कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये डिफरेंस लर्न करिए, इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है. और अगर डिफरेंस लर्न कर लिया तो पूरी डेफिनेशन एक तरफ क्लियर दिख रही होगी आपको. और सिंपल सा डिफरेंस है तो 3 पार्ट में ब्रेक करके लिख दीजिए. ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज पे. बहुत पूछा जाता है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज भी, तो ध्यान से देखना. व्हीट स्टोन ब्रिज का बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो आपको सेंड करता हूँ.